वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण द एजू हब। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब हम हैज हैव हैड की एक वीडियो आपके सामने लेकर आए थे, तो उस वीडियो लेक्चर में हमने आपसे वादा किया था कि हम इसके पार्ट 2 को भी लेकर के आएंगे। इसको एक पार्ट में बनाना संभव नहीं है। मैंने वो जो वादा किया था उस वादे के तहत हम आपको दे रहे हैं बोध उसकी पार्ट 2 के रूप में दूसरी वीडियो। तो हैज हैव हैड के हमने कुछ स्मार्ट यूजेस को चुना है और इन सभी यूजेस को चुन करके हमने उसके लिए एक छोटा सा संग्रह तैयार किया है जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने नजर आ रहा है। तो इसके लिए हमने कम से कम 7 से 8 टॉपिक्स के रूप में इस पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इसको इस छोटे वीडियो लेक्चर में कवर करना संभव नहीं था। अधिकतम हम जितने टॉपिक्स को कवर कर पाए उतने वीडियो टॉपिक्स के ऊपर हमने वीडियो लेक्चर को तैयार किया है। चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहला इसमें हैज हैव हैड के रूप में है। हैज हैव हैड का किसी भी चीज़ के ऊपर जब हमारा अपना अधिकार होता है तो हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं, या फिर किसी को कोई बीमारी होती है तो हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सचिन को बुखार है, सचिन हैज अ फीवर, या सचिन को बुखार था, सचिन हैड फीवर। तो इस तरीके से बीमारी के रूप में, या फिर कोई बॉडी का कोई पार्ट हो, है ना, या फिर किसी भी चीज़ का कोई हिस्सा हो। जैसे कि इस किताब में 50 पन्ने हैं तो दिस बुक हैज़ 50 पेजेस। या फिर गाय के 2 सींग होते हैं, अ काउ हैज़ 2 हॉर्न्स। तो इस तरीके से अंग को प्रकट करने के लिए, या फिर किसी रिश्ते को प्रकट करने के लिए, रिश्ता जैसे कि सचिन की 2 बहनें हैं, मेरा एक भाई है ना। तो इस तरीके से पहले यूज में। दूसरा आता है हमारा हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसे कि परफेक्ट टेंस हो गया हमारा। हैज हैव हैड का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं और हैड का प्रयोग हम पास्ट या परफेक्ट टेंस में करते हैं। विल हैव, शैल हैव का यूज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। और याद रहे, जब हैज हैव हैड का प्रयोग एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा तो वहां पर आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। तो इस तरीके से हैज़ हैव हैड का प्रयोग यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारा हैज़ हैव हैड प्लस टू के कॉन्सेप्ट में। तो हैज़ हैव हैड का प्रयोग जब टू के साथ में करते हैं तो वहाँ पर किसी डूअर की मजबूरी प्रकट होती है, डूअर का कोई कंपल्सन प्रकट होता है, उसकी कोई ऐसी मजबूरी प्रकट हो रही होती है, वहाँ पर हम हैज़ हैव हैड के साथ में टू का प्रयोग करेंगे। याद रहे, हैज हैव का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं और जब किसी भी डूअर की मजबूरी पास्ट टेंस में होती है तो वहाँ पर हम हैड टू के साथ हैड टू का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, या हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में पैसिव वॉइस में प्रयोग करते हैं हम। और याद रहे, जहां कहीं भी पैसिव वॉइस आएगी तो इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। पैसिव वॉइस जहां भी रहेगी तो हम वहां थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और पैसिव वॉइस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कर्ता खुद काम नहीं करता बल्कि उसमें ऑब्जेक्ट कार्य करता है। मतलब अगर हम बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का डोमिनेशन देखने को मिलता है। अगला है जो पॉइंट नंबर 5 है, हैज या हैव का प्रयोग खाना, पीना, लेना, देना, स्नान करना या करना के अर्थ में, है ना। जैसे कि मैं खाना खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हैव फूड। यहाँ हैव का यूज खाना के अर्थ में है, ऐसे ही पीना, लेना, देना, स्नान करना या फिर करना के अर्थ में होगा। पॉइंट नंबर 6 है हमारा मोडाल्स के साथ में हैव और वर्ब थर्ड के रूप में। मतलब जब कभी भी हम हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर मॉडल्स के साथ में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 7 है मॉडल हैव प्लस नाउन के संयोजन में। इसके लिए भी जो सेंस निकल के आएगा वो वही वाला निकल के आएगा कि पास है, रखता है, मतलब कि कोई अधिकार प्रकट करने के लिए, अपना पोजीशन को प्रकट करने के लिए, है ना, पास होना या रखना के अर्थ में। लास्ट वन है इज, आर, एम, बाजवर्ड प्लस हैविंग के साथ में। तो ये है कि मैं खाना खाने, इसमें यहाँ जो अर्थ निकल के आएगा खा रहा या पी रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग द फूड। यहाँ इज, आर, एम, बाजवर्ड के साथ में हैविंग प्लस आईएनजी का एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, इसका संयोजन देखने को मिलेगा। तो इसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम। इसके अलावा भी हैज हैव का कुछ अन्य चीज़ों में यूज होता है, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को हम इसलिए यहाँ लेकर के नहीं आए, एक तो वीडियो लेक्चर हमारा बहुत लंबा हो जाता, दूसरा जब हम
कंडीशनल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे, तो वहां पर आपको हैज हैव हैड का यूज देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं हम हैज हैव हैड का अधिकार, बीमारी, अंग, रिश्ता सूचक के अर्थ में। इसके लिए हमने 4 एग्जांपल्स लिए जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, उसके पास एक नई कार है। यहां देखिए कार के ऊपर डूअर का यानी कि सब्जेक्ट का एक अधिकार नजर आ रहा है ना, उसका पोजीशन नजर आ रहा है। तो पहला सेंटेंस है हमारा, उसके पास एक नई कार है। ही हैज अ न्यू कार, है ना। अगला एग्जांपल है हमारा, उसे बुखार है। आप देखिए अगर कहीं कोई बीमारी प्रकट हो रही हो, कोई बीमारी हमें नजर आ रही हो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए, तो वहां पर भी हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। उसे बुखार है, ही हैज फीवर। भिखारी को कैंसर था, द बेगर हैड फीवर। कपिल को जुकाम है, कपिल हैड कोल्ड। अगला एग्जांपल है हमारा, गाय के 4 पैर होते हैं। तो गाय के अंगों को यहां प्रदर्शित किया जा रहा है, या फिर कोई भी चीज किसी के अंगों का भाव जहां पर प्रकट होता है वहां पर भी हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं। और ये हम जानते हैं क्योंकि इससे पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और इसका पार्ट बन आ चुका है। सिंगुलर के साथ में हम हैज का, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ हैज का, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहां पर हम हैव का यूज करते हैं, और पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं। तो गाय के 4 पैर होते हैं, काउ हैज 4 legs। अगला एग्जाम्पल है हमारा, राहुल की एक बहन है। तो यहां देखिए राहुल की बहन, राहुल का बहन के साथ में रिश्ता प्रकट हो रहा है कि राहुल की एक बहन है। राहुल हैज अ सिस्टर, उसके 2 भाई हैं। ही हैज 2 brothers। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, राहुल हैज अ सिस्टर। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने पहले पार्ट को कंप्लीट किया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो क्लासरूम लेक्चर के पार्ट 2 में, और यहाँ पर हम इसके कॉन्सेप्ट हैज हैव हैड के कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर हैं। हैज हैव हैड को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं। किन सेंटेंसेस में? तो हम जानते हैं कि परफेक्ट टेंस में हम हैज हैव हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। हैज हैव हैड के 2 और भाई होते हैं, विल हैव और शैल हैव। इनका प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो अब हम लेते हैं अपना पहला सेंटेंस, वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका है, या वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ये आपने देखा, यहां पर हैज हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, ना कि मेन वर्ब के रूप में। और हैज हैव के साथ में जब परफेक्ट के टेंस में हैज हैव का प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। अगला एग्जांपल है हमारा, सानिया नए कपड़े खरीद चुकी है। सानिया हैज परचेज्ड न्यू क्लॉथ्स। जब टेंस हमारा प्रेजेंट होता है तो वहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हैव का प्रयोग किया जाता है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। और जितने तीनों परफेक्ट टेंसेस में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो, वहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि जो एक्शन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों हमारे एग्जाम्पल थे। अगला एग्जाम्पल है हमारा, मोहित पहले ही वहां से जा चुका था। ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं कि हैड का प्रयोग, हैड जो कि हैव की ही पास्ट फॉर्म है, यानी कि उसकी सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। तो हैड का प्रयोग यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, और इस टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए इस एग्जाम्पल को हम बनाते हैं। मोहित पहले ही वहां से जा चुका था। तो सब्जेक्ट है हमारा मोहित। मोहित हैड ऑलरेडी गॉन फ्रॉम देयर। गॉन फ्रॉम
देयर। मोहित वहां से पहले ही जा चुका था। रेखा यह कार्य पहले ही कर चुकी थी। रेखा हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क। अगला एग्जाम्पल है हमारा, वह नए कपड़े पहले ही खरीद चुका था। मान के चलिए कोई फेस्टिवल रहा होगा, तो उस फेस्टिवल को के आने से पहले या उसके सेलिब्रेशन से पहले डूअर ने अपना जो कपड़े खरीदने का कार्य था वो पहले ही संपन्न कर लिया था। तो इसमें एग्जाम्पल है हमारा, ये हमारी स्क्रीन के सामने, वह नए कपड़े पहले ही खरीद चुका था। ही हैड ऑलरेडी परचेज्ड न्यू क्लॉथ्स। चलिए शुरू करते हैं। ही हैड ऑलरेडी परचेज्ड न्यू क्लॉथ्स। तो इस तरीके से हैज, हैव, हैड का प्रयोग हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा। और हमें ध्यान रखने वाली जो मैं इस कॉन्सेप्ट में बात यह है कि जब भी हैज, हैव, हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो इनके साथ में आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलिए आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पर। तो आपकी स्क्रीन पर हैज टू, हैव टू, हैड टू का कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपके सामने है। और यहां हम देख रहे हैं कि हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग जब किसी डूअर की कोई मजबूरी होती है, कुछ करना होता है, तो वहां पर हम हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं हैज टू और हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, हैड टू का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, और ठीक इसी तरह से विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। तो इसमें इस तरह के जो हिंदी सेंटेंसेस जब हमारे सामने होते हैं तो उनके पीछे पड़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, यानी कि जब भी कहीं इस तरह का भाव प्रकट होगा तो ये अर्थ सेंटेंस के अंत में आएंगे। शुरू करते हैं हम। कुछ एग्जांपल्स हमारी स्क्रीन पर सामने हैं। भिखारी को खुले में सोना पड़ता है। तो इस सेंटेंस को आप देखिए और महसूस करिए कि यहाँ पर इस सेंटेंस में जो हमारा डूअर है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको उसकी एक कंपल्सन है, उसकी एक मजबूरी है। और मजबूरी क्या है? खुले में सोने की, यानी कि सब्जेक्ट की जो मजबूरी है वो खुले में सोना है। और ये टेंस प्रेजेंट का है। तो जब भी हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे या फिर जब कभी भी हम इसको बोलेंगे तो यहाँ हमें हैज टू या हैव टू का प्रयोग करना पड़ेगा। चूंकि ये प्रेजेंट का टेंस है और इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हमें हैज टू का प्रयोग करना होगा। अगला सेंटेंस है हमारा, राम को बन जाना पड़ा था। तो पड़ा था पीछे आ गया है। और अगर हम देखें इस सेंटेंस के भाव में भी कोई ना कोई कंपल्सन नजर आ रहा है। राम को बन जाना पड़ा था, अपने पिताजी के आदेशानुसार उन्हें बन जाना पड़ा था। और उनके पिताजी ने उनसे जो उनकी जो माताजी थी, उन वरदानों के स्वरूप उनको बन जाना पड़ा था। तो राम को बन जाना पड़ा था। तो यहां पर भी हमें डूअर की एक मजबूरी प्रकट होती हुई दिखाई दे रही है। और याद रहे ये टेंस हमारा पास्ट का है। थर्ड है हमारे सामने, अच्छे अंक पाने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगा। और पीछे आ रहा है हमारा पड़ेगा, यानी कि हमारा फ्यूचर टेंस का इंडिकेशन हमें नजर आ रहा है कि ये टेंस फ्यूचर का है। तो हम विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। अच्छे अंक पाने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग जब किसी सब्जेक्ट या डूअर की मजबूरी प्रकट होती है। और ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में पढ़ता है, पढ़ता था या पढ़ेगा, तो वहां पर हम हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। चलिए बनाते हैं, हम इनको ट्रांसलेट करते हैं एक एक करके। भिखारी को खुले में सोना पड़ता है। बेगर हैज टू स्लीप इन द ओपन, यानी कि भिखारी को खुले में सोना पड़ता है। भिखारी की मजबूरी प्रकट हो रही है। और जब कभी भी मजबूरी प्रकट होती है तो आप यहाँ इस तरीके से हैज टू लगाएंगे और हैज टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल है, राम को बन जाना पड़ा था। टेंस, ये जो इसका सामने वाले सेंटेंस का जो टेंस नजर आ रहा है वो पास्ट है। तो यहाँ पर हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। राम हैड टू गो टू फॉरेस्ट। राम को बन जाना पड़ा था। तो ये टेंस हमारा पास्ट का था। अगला एग्जांपल है हमारा, अच्छे अंक पाने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा फ्यूचर का टेंस है। इस सेंटेंस में हमें फ्यूचर टेंस नजर आ रहा है। तो यहां पर हम विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। अच्छे अंक पाने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगा, यानी उनकी मजबूरी रहेगी, पढ़ना ही पढ़ना होगा।
मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स विल हैव टू स्टडी टू गेट गुड मार्क्स। स्टूडेंट्स विल हैव टू स्टडी टू गेट गुड मार्क्स। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ से एक उद्देश्य प्रकट हो रहा है टू गेट, में क्यों पढ़ना पड़ेगा, अच्छे अंक पाने के लिए, तो इनकी मजबूरी रहेगी। तो इस तरीके से इन एग्जाम्पल्स की मदद से हमने इस टॉपिक को समझने की कोशिश की। और अब हम इस लेक्चर में फोर्थ पार्ट में प्रवेश करते हैं। तो ये रहा इस वीडियो लेक्चर का कॉन्सेप्ट नंबर 4, जहां पर हमने हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया है। और पैसिव वॉइस में हम जानते हैं कि परफेक्ट के साथ में जितने भी हमारे पैसिव वॉइस होते हैं उनमें परफेक्ट के साथ में हम हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जब कभी भी पैसिव वॉइस का यूज होता है, कोई भी पैसिव का सेंटेंस होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस होता क्या है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, डूअर खुद काम नहीं करता है, इसमें सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर रहता है। अगली बात यह है कि ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का डोमिनेशन देखने को मिलता है, यानी कि इनमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता बल्कि कोई अन्य कार्य करता है, या हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट के जरिए कार्य कराया जाता है, या हम ये कहें कि इनमें सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर रहता है। जैसे कि पेड़ है हमारा, तो ये एक नॉन डूअर सब्जेक्ट है। पत्रों को पोस्ट किया जा चुका है, तो आप इसमें भी देखिए जो पत्र हैं वो पोस्ट करने का कार्य खुद नहीं कर सकते, तो इसमें भी जो सब्जेक्ट है हमारा वो नॉन डूअर है। और उससे आगे वाला जो एग्जाम्पल है, जैसे कि नए कपड़े पहले ही खरीदे जा चुके थे, तो आप इसमें समझिए नए कपड़े भी हमारा एक नॉन डूअर सब्जेक्ट है, क्योंकि कपड़ों को खरीदने का कार्य कपड़े खुद नहीं कर सकते, इनको भी कोई थर्ड पर्सन करेगा, है ना। तो तीनों सेंटेंस देखिए, तो हम बता चुके हैं पैसिव सेंटेंसेस में हमेशा नॉन डूअर सब्जेक्ट रहता है, और इसके साथ में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का पैसिव वॉइस के रूप में हम प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो पहला एग्जांपल हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पेड़ काटा जा चुका है। यहां पर सब्जेक्ट हमारा पेड़ है और ये एक नॉन डूअर सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस में पेड़ अगर वास्तव में देखा जाए तो ये पेड़ काटने का कार्य, स्वयं को काटने का कार्य खुद नहीं कर रहे हैं बल्कि कोई और कर रहा है। तो पैसिव की पहली शर्त यही होती है कि सब्जेक्ट उसमें स्वयं कार्य नहीं करता है। पेड़ काटा जा चुका है, तो ट्री, चूंकि ये प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो यहां पर हम हैज या हैव का प्रयोग एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। और पेड़ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहां पर हैज लगाएंगे। ट्री हैज बीन कट। याद रहे कट की तीनों फॉर्म्स सेम रहती हैं, कट, कट, कट। अगला एग्जांपल है हमारा, पत्रों को पोस्ट किया जा चुका है। यहां जो सब्जेक्ट है हमारा, जो हमें सामने नजर आ रहे हैं, पत्र, ये सेंटेंस भी हमारा पैसिव ही है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो लेटर्स हैव बीन पोस्टेड। पत्रों को पोस्ट करने का कार्य किया जा चुका है। अगला एग्जांपल है हमारा, नए कपड़े पहले ही खरीदे जा चुके थे। ये टेंस हमारा पास्ट है। आप इस सेंटेंस को देखिए, यहां पीछे चुका था नजर आ रहा है। जब इस तरह के एक्शन पहले ही पास्ट में हो चुका हो, पास्ट में एक्शन पहले ही हो चुका हो, तो वहां पर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर होता है। तो नए कपड़े खरीदने का कार्य पहले ही हो चुका था। और इस सेंटेंस में जो आपकी स्क्रीन पर सब्जेक्ट नजर आ रहा है वह एक नॉन डूअर सब्जेक्ट है, और हम बता चुके हैं पैसिव वॉइस में जब नॉन डूअर सब्जेक्ट रहता है तो वो पैसिव होता है, और ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं करता है। तो नए कपड़े पहले ही खरीदे जा चुके थे। न्यू क्लॉथ्स हैड बीन New cloth had already been purchased. ध्यान रहे, जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस की बात होती है तो वहां पर
माफ कीजिए, बीन रह गया आपका। जब कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस की बात हो तो वहां पर हम हैड बीन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, और हैड बीन के साथ में हम चाहे सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो या हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो, दोनों को ही हैड बीन के साथ में हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझा। आप बार बार इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपकी मास्टरी हो जाएगी। बने रहिए इस वीडियो के साथ में। अभी लेक्चर तो यहां आप देखिए आपकी स्क्रीन पर हैज हैव हैड का कॉन्सेप्ट नंबर 5 प्रस्तुत है। तो हैव का एक प्रयोग खाना पीना, लेना देना, स्नान करना या करना के अर्थ में भी होता है। ये थोड़े एडवांस यूजेस हैं। आप जब एक सामान्य इंग्लिश पढ़ते हैं, जैसे कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट द फूड, लेकिन जब आप इसके एडवांस यूज को पढ़ते हैं तो वहाँ आप कहते हैं आई वॉन्ट टू हैव द फूड, मैं खाना खाना चाहता हूँ। आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल नज़र आ रहा है, इसके अर्थ में हम खाना पीना और लेना देना के लिए क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वह खाना खाना चाहता है ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ही वांट्स टू ईट द फूड। यहां देखिए ईट का प्रयोग खाने के लिए हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, ही वांट्स टू टेक द फूड, है ना, वो खाना लेना चाहता है। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ही वांट्स टू हैव द फूड, वह खाना खाना चाहता है। यहां पर हैव का जो मतलब है वह आपका खाना ही है। वह पानी पीना चाहता था, ही वॉन्टेड टू हैव द ड्रिंक, वह चाय पीना चाहता था, ही वॉन्टेड टू हैव टी, वह कॉफी पीना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू हैव कॉफी। तो इस तरीके से हमने समझ लिया है कि हैव और हैज का एक मतलब खाना पीना भी होता है, लेना भी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, कपिल ने दावत दी। कपिल ने दावत दी, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, कपिल ने दावत दी। चलिए इसको करते हैं हम, पास्ट का टेंस है। तो कपिल हैड अ फीस्ट, कपिल हैड अ फीस्ट। ध्यान रखिए जब कभी भी हैड के बाद में जो वर्ब, जो भी हमारी नाउन नजर आती है, उसका मतलब भी वही होता है। इस पूरे फ्रेज का मतलब वही हो जाता है जो इसके पीछे वाले नाउन का होता है। हैड अ फीस्ट का मतलब दावत देना होता है। तो कपिल ने दावत दी। अब यहाँ आप पास्ट परफेक्ट की उलझन में ना रहें, आप इसको पास्ट परफेक्ट ना समझें, पास्ट ही होता है। हैज हैव की पास्ट फॉर्म हैड ही होती है। तो कपिल ने एक दावत दी, कपिल हैड अ फीस्ट। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं। तो ये रहा, मोहित ने स्नान किया। स्नान करने के अर्थ में भी हम हैज हैव का यूज करते हैं। मोहित ने स्नान किया, ये वी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो बनेगा मोहित हैड अ बाथ। जब आप इंग्लिश को एडवांस तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपकी इसके एडवांस वर्ड्स के ऊपर, एडवांस ग्रामर के ऊपर अपनी पकड़ होनी चाहिए, तब आपकी इंग्लिश का लेवल एडवांस जाएगा। अगला एग्जांपल है, राहुल शालिनी से बात करना चाहता है। यहां बात करने की अंग्रेजी भी हैव अ टॉक होती है ना। हैव अ टॉक, हैव अ टॉक का मतलब भी होता है बात करना। शालिनी, माफ कीजिए, राहुल शालिनी से बात करना चाहता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। राहुल वांट्स टू हैव अ टॉक टू शालिनी, राहुल शालिनी से बात करना चाहता है। मैं कपिल से बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हैव अ टॉक टू कपिल। सचिन रोहित से बात करना चाहता है, सचिन वॉन्ट्स टू हैव अ टॉक टू रोहित। तो इस तरीके से हैव अ टॉक फ्रेज को यूज करके या इस वर्ब को यूज करके हम अपनी लेवल, अपनी इंग्लिश के लेवल को एडवांस लेके जा सकते हैं। इस एग्जांपल को भी हम बनाते हैं, राहुल शालिनी से बात करना चाहता है। राहुल wants to have a talk to शालिनी, है ना। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा क्लियर हो रहा है।
अगला है हमारा, मेरे कॉलेज के दोस्तों ने एक पार्टी दी। यहां पर पार्टी देने के सेंस में भी हम हैव अ पार्टी का यूज करेंगे। डिनर देने के लिए हम, अगर कहीं पर डिनर देने की बात हो तो हम हैव अ डिनर का यूज करेंगे। मेरे कॉलेज के दोस्तों ने एक पार्टी दी। माय कॉलेज फ्रेंड्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हम करेंगे हैड अ पार्टी। मेरे कॉलेज के दोस्तों ने एक पार्टी दी। माय कॉलेज फ्रेंड्स हैड अ पार्टी। तो इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट नंबर 5 को समझा, जिसमें हैज हैव का प्रयोग हमने खाना पीना, लेना देना, स्नान करना, पार्टी देना, बात करना और नहाने के अर्थ में हमने इसके प्रयोग को समझा। अभी वीडियो लेक्चर आपका ख़त्म नहीं हुआ है, ये एक बहुत लंबा चलने वाला टॉपिक है, फिर भी हमने इस टॉपिक को बहुत ही संक्षेप में रखने की कोशिश की है। अभी पेश है इसका अगला पार्ट। अब हम इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर हैं, जहां पर हमने मॉडल्स के साथ हैव और वर्ब थर्ड का प्रयोग किया है। तो मॉडल्स के साथ में जब हैव और वर्ब थर्ड का प्रयोग हो, मतलब ये कि मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में जब उसका प्रयोग हो रहा हो, तो वहां पर क्या अर्थ निकलता है, इन सारे के सारे मॉडल्स के साथ में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला है इसी कड़ी में हमारा शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। आपके पास, आपको चला जाना चाहिए था, आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, तुम्हें नए कपड़े खरीद लेने चाहिए था, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। तो इस तरह का एक अर्थ निकलता है और ये सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। चलिए हम फिलहाल जो स्क्रीन पर हमारे एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं उसी स्क्रीन को हम बनाते हैं। आपको अपने घर चला जाना चाहिए था। अब यहां देखिए आप, शुड, यहाँ एक एडवाइस दी जा रही है। हम जानते हैं कि शुड का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर कोई एडवाइस दी जाती है, लेकिन यहाँ जो आपकी एडवाइस है वह आपकी पास्ट में चली गई है। जब आपकी एडवाइस पास्ट में चली जाती है और वहां पर कोई एक्शन भी होता है, तो अब यहाँ पर घर चले जाने की बात हो रही है, एक्शन नजर आ रहा है और वो भी पास्ट में, चाहिए था के साथ में, तो शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड का हम यूज करेंगे। चलिए देखते हैं हम इसको। यू शुड हैव gone to your house। आपको अपने घर चले जाना चाहिए था। अगला है हमारा could have। could have का मतलब होता है सकते थे। मतलब ये, अगर हम इसको एग्जाम्पल्स में देखें तो इस तरीके से निकलता है, वह एक नई पेन खरीद सकता था, यानी उसके अंदर एक एबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी, उसकी क्षमताएं थी पेन को खरीदने की। और वो जो बात हो रही है, जिस समय का इसमें जिक्र किया जा रहा है पेन के खरीदने का, वह किया जा रहा है पास्ट में। तो फिर हम पास्ट में किसी भी क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए, जहां पर एक्शन भी हो रहा हो और उसके बाद में सकता था की बात चली हो, तो वहां पर हम कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। इसका एग्जांपल है, वह एक नई पेन खरीद सकता था। He could have purchased a new pen, है ना। तो इस तरीके से हमने इन दोनों उसको समझा है। चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मस्ट हैव के साथ में, मस्ट हैव जहां पर कोई स्ट्रोंग मोरल ऑब्लिगेशन हो, मतलब कि कोई बहुत प्रबल तरीके से कार्य करने की बात की गई हो, मस्ट हैव, जरूर जाना चाहिए था, जरूर करना चाहिए था, अवश्य करना चाहिए था, तो स्ट्रोंग मोरल ऑब्लिगेशन हो। आपको दवा अवश्य खानी चाहिए थी, आपको खाने का टाइम था लेकिन आपने नहीं खाई, आपको दवा खा लेनी चाहिए थी या खा लेनी ही चाहिए थी। इन सारे सेंस में हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। आपको दवा अवश्य खानी चाहिए थी, यू मस्ट हैव हैड। यहां हैड जो हम ले रहे हैं, हैव के साथ में हैड जो आया है, वह आपका लेने के अर्थ में या खाने के अर्थ में या दवा को प्रयोग करने के अर्थ में हमने हैड का प्रयोग किया है। और याद रहे, हैव की पास्ट फॉर्म हैड होती है। तो आपको दवा अवश्य खानी चाहिए थी, यू मस्ट हैव हैड द मेडिसिन। आपको दवा अवश्य खानी चाहिए थी। अगला है मे हैव, सकता था, सकती थी।
वहां पर जहां पर संभावनाओं की बात हो रही हो, किसी भी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही हो, तो वहां पर हम मे हैव का यूज करेंगे। याद रहे, मे हैव को भी हम पास्ट फॉर्म में दर्शाते हैं। बारिश हो सकती थी, उस समय बारिश हो सकती थी, यानी बारिश के होने की संभावना थी, ये बात हमारी पास्ट में चली जा रही है। और जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं तो इसको बनाएंगे इट मे हैव रेन्ड। इट मे हैव रेन्ड। तो हमने मे हैव के कॉन्सेप्ट को भी समझा। अभी इसमें और बाकी है माइट हैव, मतलब सकता था, सकती थी, सकते थे, बिल्कुल ठीक वही। जहां पर संभावनाएं पास्ट में दी जा रही हो, जहां पर प्रोबेबिलिटीज हमें पास्ट में नजर आ रही हो, उस दिन मेहमान आ सकता था। द गेस्ट माइट हैव कम दैट डे। उस दिन मेहमान आ सकता था। तो इस तरीके से हमने माइट हैव, मे हैव, माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, इनके साथ में वर्ब थर्ड को पढ़ा। अभी हमारा लेक्चर में एक और पार्ट बाकी है, चलिए हम उसको भी पढ़ते हैं। मॉडल के साथ में जब हैव, तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में आ गए हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 पर। कॉन्सेप्ट नंबर 7 है हमारा मॉडल हैव प्लस नाउन। मतलब जितने भी हमारे मॉडल्स हैं उनके साथ हैव का कॉन्सेप्ट हो और उसमें नाउन भी रखा हुआ हो, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो किसी अधिकार को प्रकट करने वाला निकलता है, किसी पोजीशन को प्रकट करने वाला निकलता है। जैसे कि हमने पहला ही लिया है शुड हैव, मतलब रखना चाहिए था, रखना के अर्थ में कि आपके पास एक कार होनी चाहिए थी, है ना। तो कार के ऊपर पोजीशन किसका है? आपका पोजीशन है। तो इस तरह के चीजों को जब हम मॉडल्स के साथ में एक्सप्रेस करते हैं तो हम शुड हैव के साथ में नाउन को रख सकते हैं। अब आप देखिए, आपको एक मोबाइल रखना चाहिए, आपको एक मोबाइल रखना चाहिए। यू शुड हैव अ मोबाइल। यहां इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि ये एग्जाम्पल हमारा प्रेजेंट में है और एक एडवाइस दी गई है कि आपको एक मोबाइल रखना चाहिए। तो यू शुड हैव अ मोबाइल। यहाँ हैव का जो अर्थ है वो रखना है, कि पास होना है ना। अगला एग्जाम्पल है हमारा कुड हैव। यहां पर भी बात वही है, रख सकते थे। जब बात पास्ट में आ जाए तो फिर आप कुड हैव का यूज करेंगे। आप एक नई कार खरीद सकते थे, या आप एक, माफ कीजिए, नई कार नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, चलिए इसको लेते हैं हम। आप एक नई कार रख सकते थे, आप एक नई कार रख सकते थे। तो ये बनेगा आपका यू कुड हैव। हम जानते हैं कुड का प्रयोग सकता था, सकती थी, इस सेंस में आता है। आप एक नई कार रख सकते थे, यू कुड हैव अ न्यू कार, है ना। तो इस तरीके से ये हमने जान लिया शुड हैव की यूज को। शुड हैव का मतलब रखना चाहिए था, मतलब रखना चाहिए, आपको एक मोबाइल रखना चाहिए, आपके पास आप एक नई कार रख सकते थे, तो कुड हैव का यूज करेंगे हम, यू कुड हैव अ न्यू कार। इसी कड़ी में हम और आगे जाएंगे, मस्ट हैव का यूज करेंगे। मस्ट हैव का मतलब होता है जरूर रखना चाहिए या अवश्य रखना चाहिए, वहां हम मस्ट हैव का यूज करेंगे। राहुल को एक रूमाल अवश्य रखना चाहिए, हो जाएगा हमारा राहुल मस्ट हैव अ हैंकी। राहुल को एक रूमाल अवश्य रखना चाहिए। ऐसे ही है हमारा मे हैव, रख सकते हैं जहां पर संभावनाओं की बात हो, जहां पर प्रोबेबिलिटी की बात हो, तो वहां पर हम मे हैव का यूज कर सकते हैं। क्या मैं एक बंदूक रख सकता हूं? अब आप इस सेंस को समझने की कोशिश करिए। यहां पर एक परमिशन ली जा रही है, एक परमिशन सीख की जा रही है, परमिशन तलाश की जा रही है, और यह सामने वाले अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह आपको परमिशन दे या ना दे। तो ऐसे में इस सेंटेंस में आपको एक संभावना नजर आ रही है। दोनों ही चीजें हैं, परमिशन आपको मिल भी सकती है और परमिशन आपको नहीं भी मिल सकती है। जब आपको इस तरह के आप कसमकस की स्थिति में उलझे हुए हैं, कभी इस ओर कभी उस ओर, यानी वो चीज
परमिशन आपको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, तब आप मे हैव का यूज करेंगे। क्या मैं एक बंदूक रख सकता हूं? तो इसका ट्रांसलेशन होगा मे आई हैव अ गन। यानी कि जब आप एक परमिशन किसी से तलाश करते हैं या आप किसी के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मे हैव का आप प्रयोग करेंगे। चलिए इसी सीरीज में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं माइट हैव की। माइट हैव का मतलब भी होता है रख सकते थे, और ये चीज यानी माइट हैव का प्रयोग भी हम संभावनाओं के लिए करते हैं, जहां पर कोई संभावना यानी कि कोई प्रोबेबिलिटी नजर आ रही हो और वह संभावना हमारी पास्ट में हो, तो फिर हम माइट हैव का प्रयोग करते हैं। क्या भारत में प्राइवेट जेट रख सकते थे? अब आप इसको समझिए, यहां पर एक इंक्वायरी की जा रही है, कोई जानकारी की जा रही थी और उसको उस इंक्वायरी को लेने का जो समय था, इंक्वायरी के अकर होने का जो टाइम था, वह पास्ट था, तो वहां पर आप माइट हैव का प्रयोग करते हैं। क्या भारत में एक प्राइवेट जेट रख सकते थे? क्या ब्रिटिश काल में भारत में एक प्राइवेट जेट रख सकते थे? तो कोई व्यक्ति वहां पर इंक्वायरी या फिर इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश में है और वहां पर वो इंफॉर्मेशन जुटा रहा है। अब उसको ये भी स्पष्ट नहीं है रख सकते थे अथवा नहीं रख सकते थे, तो इसमें दोनों ही चीजें हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सामने से जो इंफॉर्मेशन का आंसर निकल के आएगा वह नेगेटिव होगा अथवा पॉजिटिव होगा, है ना। तो इस तरीके से यहां पर भी आपकी संभावना नजर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से संभावना इसमें है। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा, क्या भारत में हम प्राइवेट जेट रख सकते थे? अरे माफ कीजिए, इसमें हम शब्द रह गया है। क्या भारत में हम प्राइवेट जेट रख सकते थे, है ना। तो उसमें इंक्वायरी जुटाने की बात की जा रही है, वो भी पास्ट टाइम में, एक अतीत में यानी कि बीते हुए वक्त में जानकारी जुटाने की बात की जा रही है। और ये हम जानते हैं कि जो भी जानकारी होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो इसमें हमें संभावना ही नजर आ रही है। क्या भारत में हम प्राइवेट जेट रख सकते थे? माइट वी हैव प्राइवेट जेट इन इंडिया। तो इस तरीके से हमने माइट हैव, मे हैव, शुड हैव, कुड हैव, इनके यूजेस को जाना। और बार बार जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को, इस वीडियो को आप पीछे की ओर जाएंगे तो आप इसको, इन सभी जो टॉपिक्स है आज जो हमने कवर किए हैं उन पर आप भी अपनी मजबूत पकड़ बना सकते हो। और बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी इसके ऊपर एक मास्टरी हो जाएगी। चलिए हम इसके लास्ट यूज की बात करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट नंबर 8 है, इज आर एम बाजवर्ड के साथ में हैविंग का यूज, जिसमें हैविंग का यूज खाना या खा रहा या पी रहा होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं हैव हैज का एक मतलब खाना पीना, लेना देना, नहाना, ये भी होता है। तो उसी सेंस की हम बात कर रहे हैं जिसको हमने और स्पष्ट करने की कोशिश की है। हैविंग के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे जो आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा। इसलिए हमने हैविंग के और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश नहीं की है। हालांकि परफेक्ट पार्टिसिपल या फिर हम किसी बीते हुए समय में जब कोई काम होता है कि मुझे उससे मिले हुए इतना वक्त हो गया है ना, तो जब इस तरह के सेंटेंस को कवर करना होता है तो वहाँ पर हम हैविंग प्लस वर्ब थर्ड वगैरह का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल हो या फिर हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव हो, इनके जो यूजेस हैं हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे, वहाँ पर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो फिलहाल हम इज आर एम बाजवर्ड के साथ में हैविंग का यूज करते हैं जो कि खाना पीना के अर्थ में होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल को हम लेते हैं। वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, ये होता है he is having food। याद रहे हम बता चुके हैं इस सेंटेंस को हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, he is eating food, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं he is taking food, है ना। तो ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे किस तरीके से इज एम आर या बाजबर के साथ में हम हैविंग का प्रयोग खाने पीने के अर्थ में करते हैं। यही बात अगर पास्ट में चल रही होती कि राहुल खाना खा रहा था, राहुल वाज हैविंग द फूड, यहाँ पर भी हैविंग का मतलब ईट या फिर टेक होता।
है ना। तो हम इस टॉपिक पर को समझ चुके हैं कि हैविंग का मतलब खाना या पीना होता है। ये वीडियो लेक्चर पर हमने जिन टॉपिक्स को कवर कराने की कोशिश की है, इसके अलावा भी हैज हैव हैड के कुछ अन्य यूजेस होते हैं। ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, टाइम टेकिंग हो गया है, लेकिन जिस वजह से हम आपको सारे टॉपिक्स को क्लियर नहीं करा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। बाकी शेष बिंदुओं के ऊपर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि हमने वादा किया था कि हम इस तरह की ग्रामर की जो वीडियोस हुआ करेंगी, उन प्रत्येक वीडियोस के साथ में, उस लेक्चर के साथ में, उस लेक्चर से रिलेटेड आपको होमवर्क भी देंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको होमवर्क भी मिलेगा, उसके लिए आप अपना पेन पेपर लेकर के तैयार हो। तो ये जो वीडियो है हमारा, ये पार्ट 2 है, और इसके अलावा पार्ट 1 के रूप में एक वीडियो लेक्चर आप लोगों तक पहुंच चुका है। तो उस वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखिए। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर को और अच्छे से क्लियर करना है तो आपको वीडियो में जो इससे पहले का पार्ट आ चुका है, उस पहले पार्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं या जो होमवर्क है, वह आपको हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलिए। इसके अलावा एक अगली वीडियोस हम जो इस लेक्चर के ऊपर देंगे, वो जो आज होमवर्क मिलेगा, इस होमवर्क को सॉल्यूशन के रूप में आपको अगली वीडियो मिलेगी, जो कि आपको एक्सरसाइज के रूप में होगी, आपकी प्रैक्टिस के रूप में होगी। तो आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते रहिए, हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।